हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ड्रीमवर्क 06 और आज फिर हाजिर हूँ मैं आपकी फेवरेट स्टोरी अनएक्सपेक्टेड ट्रू लव का एपिसोड नंबर 78 लेकर, जिसका नाम है काश। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में जाना था कि धवनी किसी कारण से बहुत परेशान थी। धवनी अरमान को बर्थडे गिफ्ट के तौर पर एक हैंडमेड सॉफ्टवेयर देती है जो अरमान को बहुत पसंद आता है। अरमान के टॉय लेने के बाद धवनी बहुत इमोशनल हो जाती है और सबसे दूर टेरेस पर चली जाती है जहाँ वो अबीर को बहुत बुरी हालत में मिलती है। अब आगे अबीर ने जब अरमान से यही कहा कि धवनी बीमार है और तुम दादी के पास जाके सो जाओ तो अरमान भी मान गया। पर जैसे ही अबीर ने उसे अपनी गोद में लेना चाहा तभी धवनी ने अरमान को जोर से अपनी छाती से चिपका लिया और रोते रोते दया की भीख मांगने लगी। नहीं, इसे मुझसे दूर मत करो प्लीज। उसकी आंखें इंजेक्शन की वजह से खुल नहीं पा रही थी, बट वो फिर भी हाथ जोड़ रही थी और रो रही थी। पाखी और अबीर का दिल उसे इस तरह से देखकर दहल गया। उसकी आवाज में बेइंतहा दर्द था। वो तो किसी पत्थर को भी रुला देता। वो तो दोनों इंसान ही थे। अबीर ने जब अरमान को देखा तो उसने भी धवनी को जोर से पकड़ लिया और उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया और नहीं नहीं चिल्लाने लगा। इस सीन ने बहुत ही अजीब और उनकी समझ से परे था। अबीर को कुछ समझ नहीं आया और वो पास ही काउच पर बैठ गया और अपना माथा मसलने लगा। उसने बस अरमान से इतना कहा, कोई नहीं, आप सो जाओ धवनी के पास अरमान। ये कहकर इन सब के बारे में सोचते हुए अबीर शावर लेने चला गया, पर पाखी तो मानो वहां जम सी गई थी। वो अपना मुंह फाड़कर उन दोनों को देख रही थी। उसे याद आ रहा था अरमान की नाइटमेयर्स के बारे में। वो सोच रही थी कि अरमान नींद में किसी चीज को ढूंढता था और फिर उस चीज को ना पाकर उदास हो जाता था। फिर जब उसे नींद आती थी तो मानो वो किसी चीज को बाहों में भर लेता था। जब उससे वो चीज दूर कर दी जाए तो वो जोर से चिल्लाने लगता था, जैसे एक छोटे से बच्चे से उसकी माँ को जुदा कर दिया गया हो। पहले उन्हें लगा कि ये रेवा के जाने का सदमा है, पर फिर भी जब वो रेवा के साथ था तो तब भी तो ऐसा ही करता था। वो रेवा से जरा भी अटैचमेंट नहीं दिखाता था। उसकी फोटोज तो गुस्से से फाड़ देता था और अगर वो कहीं दिख भी जाए तो गुस्से से मुंह फेर लेता था। बट अब धवनी के बाद आने के बाद चीजें अलग हो गई हैं। आज धवनी जिस तरीके से धवनी ने अरमान को पकड़ा, ऐसा लगा जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर रही है। और आज के दिन धवनी की यह हालत कुछ तो अजीब है। अरमान का एकदम से एक लड़की, और वो भी एक अनजान लड़की जिसको उसने कभी देखा तक नहीं था, इससे इतना प्यार जताना, क्या ये अजीब नहीं है? जो अटैचमेंट उसके दिल में रेवा के लिए होनी चाहिए थी वो धवनी के लिए है। ऐसा क्यों? बाकी ये सब सोचते हुए जल्दी से बाहर आई और फिर उसने कुछ सोचकर किसी को कॉल किया। उधर कुछ रिंग जाने के बाद एक आदमी ने फोन उठाया और दूर से एक आदमी की आवाज आई, जी पाखी मैडम कहिए, आज आपने हमें कैसे याद किया? पाखी ने कहा, सुनिए, एक लड़की का फोटो भेज रही हूँ, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दो, कम से कम उसके 5 साल की इन्फॉर्मेशन। ओके? उस आदमी ने हंसकर कहा, जी मैडम, बस आपने कहा और काम हो गया समझो। पाखी ने कहा, ठीक है, काम के बाद तुम्हारा इनाम मिल जाएगा। ये कहकर पाखी अंदर तो आई तो उसने देखा कि अबीर ने लूज वाइट टी शर्ट पहन रखी है और ब्लैक लोवर पहन के काउच पर बैठा हुआ है और अरमान और धवनी को देखने लगा। अबीर का दिल आज धवनी के लिए बहुत दुख रहा था। अबीर को अब ज्यादा लोगों से फर्क नहीं पड़ता था। रोहन, दादी और पाखी के अलावा उसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर वो अरमान के दर्द को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और आज सेम फीलिंग उसके दिल में धवनी के लिए थी। जब उसने धवनी को दिल में इस दर्द को देखा तो उसका दिल उसके लिए जल उठा। उसका मन किया कि वो सारी दुनिया को जला दे और उन लोगों को सजा दे जिन्होंने धवनी की ऐसी हालत कर दी है। तभी पाखी अंदर आई, अबीर से बोली, तुम जाकर आराम कर लो अबीर, मैं यहीं रुकती हूँ। पर अबीर ने कहा, नहीं पाखी, तुम जाओ, मैं रुकूंगा। इस बात पर पाखी उसकी टांग तो खींचना चाहती थी, पर समय सिचुएशन कुछ खास ठीक नहीं थी, तो उसने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया और अपने रूम में चली गई। अबीर काउच पर लेट गया और चांद की रोशनी में धवनी और अरमान को देखने लगा, जो साथ में बहुत प्यारे लग रहे थे। इन दोनों में बहुत प्यार था, ये साफ दिखाई देता था। अबीर भी अपने बेटे को ऐसे खुश देखकर बहुत खुश था, पर अबीर सोच रहा था कि लगभग 6 महीने के बाद धवनी को जाना ही होगा। वो उसे ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल लग सकता है, बट फिर अरमान तो एक दिन बड़ा हो जाएगा, उसकी शादी हो जाएगी, तब वो तो अकेला पड़ जाएगा।
उसे पता था कि इन चीज़ों में बहुत वक्त है। बस सच तो यही था कि एक दिन वो अकेला पड़ जाएगा। अभी ने खुद से कहा, काश तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाओ ध्वनि। काश मैं कभी रेवा से ना मिला होता। काश मेरी जिंदगी में पहली और आखिरी लड़की ही तुम होती। काश ध्वनि। ये कहकर उसने एक ठंडी आह भरी और फिर बोला, काश मैं इतना टूटा और अकेला ना होता कि किसी पर अब भरोसा ही ना कर सकूं। काश तुम्हारे जख्म मेरे होते। काश अरमान हमारा बेटा होता। काश। ये बात कहते समय अबीर की आंखों में थोड़ी सी नमी आ गई थी। वो काउच से उठा और उसने आगे बढ़कर बेहोश ध्वनि की गाल को जोर से चूम लिया। उधर पाकी फिर से सुनील के पास फोन करती है और सुनील उसे कुछ बताता है, जिसे सुनकर पाकी के पैरों को तली से जमीन खिसक जाती है। उस आदमी ने कहा, मैडम एक फोटो भी है, आप देख लो। ये सुनकर पाकी ने जल्दी से अपनी व्हाट्सएप खोली और फिर उसने जो देखा उसके बाद तो मानो वो पलक झपकाना ही भूल गई थी। वो काफी देर तक एक स्टैचू की तरह खड़ी रही थी। फिर वो टेंशन में अपने बाल खींचने लगी। वो डर से चिल्लाई, थवनी तुमने ये क्या कर। एपिसोड 79, कुछ दर्द भरी यादें। पाकी ये बात सुनकर बहुत परेशान हो गई थी। धवनी ने जो बेवकूफ़ी की है, अगर वो अबीर को पता चल गई तो उसे मरते दम तक माफ नहीं करेगा। तब उसे क्या करना चाहिए? उसे शायद अभी के लिए इस मैटर से दूर रहना चाहिए। वक्त आने पर सब अपने आप बाहर आ जाएगा। अभी जैसा है वैसा चलता रहना चाहिए, क्योंकि धवनी के लिए वो खुद से कुछ भी नहीं बता सकती थी। और अगर अबीर को पता चला कि मैंने सब पता होने के बाद भी उसे कुछ नहीं बताया, तो वो मुझे भी झूठा और धोखेबाज समझेगा और मुझसे सारे संबंध तोड़ देगा। उसे झूठे और धोखे देने वाले लोगों से सख्त नफरत है। उसके लिए चीज़ें हमेशा ब्लैक एंड वाइट होती हैं, यस और नो, इनके बीच कुछ नहीं। बाकी यही सब सोचते सोचते सोने की कोशिश करने लगी। उधर धवनी को काफ़ी देर तक किस करने के बाद अबीर वापस काउच पर आकर लेट गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे अभी भी धवनी के जाने की बात से बहुत दुख हो रहा था और वो सोच रहा था कि वो धवनी के जाने के बाद क्या करेगा। तभी धवनी को होश आ गया और उसने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली तो उसने देखा कि अरमान उसके साथ में लगकर सो रहा है। धवनी ने उसके माथे को प्यार से चूम दिया। जब उसने अपनी दूसरी तरफ देखा तो उसने देखा कि अबीर वहीं काउच पर सो रहा था। वो थोड़ी सी चौंकी। तभी धवनी को थोड़ी सी खांसी आ गई तो अबीर एकदम से ही उठा और उसने धवनी से कहा, धवनी उठ गई तुम? वो धीरे से बोला, क्योंकि अरमान सो रहा था। धवनी ने पूछा, हाँ बट आप यहाँ क्या कर रहे हो? अबीर को आपको जवाब देते नहीं बना था। अब वो क्या ही कहे कि उसकी चिंता हो रही थी, इसलिए वो खुद को यहाँ से रोक नहीं पा रहा था। कुछ देर वो सोच बोला, वो हम टॉप फ्लोर पर थे, तुम बेहोश हो गई थी, मैंने तुम्हें यहाँ लिटा दिया। अरमान भी तुम्हारे पास सोना चाहता था और तुम दोनों को ऐसा अकेला छोड़ कर जाना मुझे ठीक नहीं लगा। कहीं यहाँ पर चोर वोर घुस आए तो और तुम लोग डर गए तो अकेले। धवनी ने चिढ़कर कहा, आपको मैं इतनी डरपोक लगती हूँ क्या? अबी ने मजाक करते हुए कहा, हाँ अब जो इंसान सफेद चादर से डर जाता है उसका क्या ही भरोसा है। धवनी ने गुस्से से कहा। इस बात पर अबीर हल्का सा मुस्कुरा दिया। तब धवनी का पेट भूख से आवाज करने लगा। वो अबीर के सामने शर्मिंदा महसूस कर रही थी और वो बोली, आई एम सॉरी। उसने कहा तो अबीर मुस्कुराकर बाहर गया और सूप गर्म कर लाया जो उसने सर्वेंट्स को रखने के लिए कहा था। धवनी ने देखा कि अबीर सूप लाया है तो धवनी धीरे से बोली, अरे इसकी जरूरत नहीं थी। अबीर ने हंसकर कहा, ऑफ कोर्स थी, तुम मेरे बेटे को अपने पेट की आवाज से जगा देना चाहती हो क्या? धवनी और शर्मिंदा हो गई। अबीर ने देखा कि अरमान धवनी के हाथों पर सो रहा है। धवनी ने जरा सी भी मूवमेंट की तो वो जाग जाएगा। अबीर कुछ सोचकर बोला, रुको। अबीर ने खुद सूप उठाया और धवनी की तरफ स्पून बढ़ा दी। धवनी हैरानी से अबीर को देखने लगी। अबीर ने उसे ऐसे हैरान देखकर कहा, अब तुम्हारे लिए तो इसे मैं पीऊंगा नहीं, मुंह खोलो और जल्दी जल्दी से पी लो, कहीं ये ठंडा ना हो जाए। ये सुनकर धवनी ने अपना मुंह जरा सा खोला और अबीर उसे फूंक मार मार कर सूप पिलाने लगा। जिंदगी में पहली बार धवनी को किसी से इतना प्यारा लगा मिला था और इसी खुशी में धवनी अपनी आंखों को बहने से नहीं रोक पाई थी, और वो भी उस इंसान से जिसकी उसके दिल में एक स्पेशल जगह थी, द अबीर मल्होत्रा।
अबीर ने जब उसकी आंखों में आंसू देखे तो वो घबरा गया और उसके आंसू अपने हाथों से पूछते हुए बोला, क्या हुआ धवनी, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? धवनी ने नजरें चुराते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। फिर अबीर ने मासूमियत से कहा, तो क्या सूप अच्छा नहीं है? अबीर की बात सुनकर धवनी हंसती और बोली, अबीर जी आप बहुत क्यूट है। क्यूट? इसे सुनकर धवनी और अबीर दोनों हैरान रह गई। धवनी ने दांतों तले जीभ दबाई और बोली, कुछ नहीं। अबीर ने ध्यान से धवनी को देखा और बोला, धवनी क्या हुआ था? तुम छत पर ऐसे बैठी थी और रो रही थी। तुम कुछ दिन से कुछ ढंग से खा पी भी नहीं रही हो। क्या हो गया जो तुम्हें इतना परेशान कर रहा है? तुम मुझे एक दोस्त की तरह सब कुछ बता सकती हो। धवनी इस बात पर छेप गई और बात बदलने के इरादे से खुद को संभालते बोली, द ग्रेट अबीर मल्होत्रा मेरे दोस्त हैं। अगर किसी ने सुन लिया तो पता नहीं क्या होगा। अबीर ने चिढ़ते हुए कहा, और शराब, और जल्दी से बताओ धवनी। अच्छा चलो, ये तुम ये नहीं बताना चाहती तो बताओ कि तुम अरमान, जब मैं तुम्हारी गोद से अरमान को ले रहा था तो तुम ऐसे क्यों कर रही थी? धवनी ने हैरानी से पूछा, मैं क्या कर रही थी? मैं? अबीर ने कहा, तुम हाथ जोड़ रही थी, तुम कह रही थी कि मैं नहीं दूंगी, मेरा है, इसे मत छीनो, मुझसे दूर मत लेके जाओ प्लीज। धवनी ने हैरानी से पूछा, अच्छा मैंने ऐसा कहा क्या? ये तो अब उससे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, इससे तो उसका सीक्रेट इजीली बाहर आ जाएगा। फिर भी उसने एक बहाना सोचा और बोली, एक्चुअली जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरी फैमिली मुझे ज़्यादा पसंद नहीं करती थी और मेरी चीज़ अक्सर मेरी कजिन सिस्टर आरोही को दे देती थी। एक बार विशाल मेरे बर्थडे पर एक डॉल लाया था। मुझे उससे बहुत प्यार था और वो मेरे लिए बहुत स्पेशल थी। मैं हर समय उसे अपने गले से लगाकर रखती थी। बट देन एक दिन आरोही की नज़र उस पर पड़ी और वो बोली कि उसे वो चाहिए। उसके और विशाल के आपस में लड़ाई भी हो गई थी और विशाल ने कहा था कि तुम पापा से मांग लो ना, बट उसने बोला कि उसे तो बस यही वाली गुड़िया चाहिए। फिर पापा ने वो गुड़िया छीन कर आरोही को दे दी। मुझे बहुत दुख हुआ और आज भी मैं सपने में उस गुड़िया के लिए लड़ती हूँ। वो मेरे लिए बहुत स्पेशल थी। फिर मुझसे बहुत सारी चीज़ें छीन ली गई थी, मेरे शरीर का एक हिस्सा भी। धवनी ने बात बहुत धीरे से कही थी। अबीर ने हैरानी से पूछा, शरीर का हिस्सा? क्या मतलब है तुम्हारा? धवनी को फिर अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ और उसे लगा कि वो अपनी सारी बातें बाहर ना ले आए। वो कुछ सोचकर बोली, एक्चुअली बचपन में मेरे बाल बहुत लंबे थे और आराही के छोटे छोटे थे, तो मेरे बाल तो उससे बहुत जेलस रहती थी, तो उसके कहने पर मेरे बाल छोटे कर दिए गए थे। मैं बहुत रोई गुड़गुड़ाई थी बट वो नहीं माने। मैं अपने बालों को उठाकर कई दिन तक रोती रही बट किसी ने मेरी परवाह नहीं की। धवनी ये बोलकर रो दी। हालांकि ये बातें सारी सच थी पर जो असली सच था वो उसके सामने नहीं ला सकती थी। अबीर ने जब धवनी के मुंह से ऐसी बातें सुनी तो उसका दिल धवनी के लिए रुकने लगा। उसने भी जिंदगी में बहुत गम देखे थे पर इतना गम तो उसने अभी कभी महसूस नहीं किया था। अबीर ने धवनी के आंसू पोंछे और उसके माथे से अपना माथा मिलाकर उसके कंधे पकड़ कर लिए और उसके पास आंखें बंद करके बैठ गया। वो बस उसे इतना जताना चाहता था कि उसके लिए बहुत दुखी है, इतना कि वो शब्दों में नहीं बता सकता था। अबीर की हरकत से धवनी हैरान रह गई। फिर उसे लगा कि इतनी दुख भरी जिंदगी में अगर उसे अबीर के साथ कुछ अच्छे पल मिल जाते हैं तो उन्हें चुराने में क्या बुराई है। वो भी अपनी आंखों को बंद करके बैठ गई और उसके अफेक्शन को फील करने लगी। उधर उनके कमरे के बाहर खड़ी पाकी पता नहीं ये सब देखकर क्या फील कर रही थी, बट एक चीज़ के बारे में वो क्लियर थी कि इन दोनों के बीच में एक बड़ा तूफान आना तय है और ये तूफान से पहले की शांति थी।